नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था डचों के बारे में, आज पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज कहते हैं ब्रिटिश लोगों को। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कोई परीक्षा की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी वो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये भारत में व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते भारत की सत्ता पर आसीन हो गई। ठीक, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था, जो कब आया था? 1599 में, और आया था स्थल मार्ग से। ठीक, आपसे कोई पूछ ले कब आया था, तो 1599 में, और स्थल मार्ग से आया था। ये समुद्री मार्ग से नहीं आया था। ठीक, इसके बाद जो भी यूरोपीय या जो भी अंग्रेज भारत आए वो समुद्री मार्ग से आए। ठीक, तो मान लिया हमने कि ये ब्रिटेन है और ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में एक कंपनी हुआ करती थी, मर्चेंट एडवेंचर्स। और ये आपसे पूछे किस प्रकार की कंपनी थी, तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी। जैसे आज के समय रिलायंस है भारत में, टाटा हैं और बिरला हैं, तो ऐसे ही एक मर्चेंट एडवेंचर्स एक प्राइवेट कंपनी थी। तब इसने सोचा कि पूर्व के देशों के साथ हमको व्यापार करना चाहिए, तो इसके 2 से 17 साझेदारों ने, अब देखो कितने भी हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर कोई टाटा है हमारे देश में, बिरला है, रिलायंस है, अडानी है, कोई भी कंपनी नई खोलते हैं या बनाते हैं तो उसमें शेयर धारक जरूर रखते हैं। पूरी की पूरी कंपनी नहीं एक साथ बनाते। क्यों? बस वैसे ही जो मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी है, इसके लगभग 2 से 17 साझेदार थे, तो इसने 1599 में एक कंपनी का गठन किया जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का गठन किया और इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक 26 सदस्यीय निदेशक मंडल का भी गठन किया। आपसे पूछ ले कि कंपनी को कौन चला रहा था, तो 26 सदस्यों का, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 24 सदस्य हुआ करते थे 26 सदस्यों में। ठीक, तो उसके बाद ब्रिटेन में की जो महारानी थी, ये कंपनी तो स्थापित कर ली, लेकिन इनको व्यापार का अधिकार भी तो चाहिए ब्रिटेन से बाहर जाकर। तो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम। तो इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार एकाधिकार कहते हैं। ट्रेड मोनोपोली को एकाधिकार का आदेश दिया। मतलब अगर ब्रिटेन से पूर्व के देशों में जाकर आपसे पूछ ले कि भारत की स्थिति पूर्व में कैसे है, तो ब्रिटेन के सापेक्ष में जो भारत की स्थिति है वो पूर्व में ही पड़ती है। तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। और कितने वर्षों के लिए दिया था? 15 वर्षों के लिए दिया था। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक, और ये दिया था 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए दिया। लेकिन हुआ क्या, अचानक 1603 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब 1603 में इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो पति थे राजा जेम्स
प्रथम। अब कंपनी को चलाने का या जो भी आदेश पारित करेंगे कंपनी को लेके ब्रिटेन में, क्योंकि सुपीरियर सबसे ब्रिटेन में अब ये हो गए, तो इन्होंने एक आदेश दिया कि जो 15 वर्षों का व्यापार दिया था, तो इन्होंने 15 वर्षों के एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल तक कर दिया। और ये कब किया इन्होंने? ये किया 1909 ईस्वी में। ठीक, अब देखो यहाँ पे महारानी ने आदेश दिया था 15 वर्ष, 1909 में इन्होंने कर दिया अनिश्चित काल तक, यानी जब तक कंपनी चाहे और तब तक व्यापार कर सकती है कंपनी। लेकिन अभी ये कंपनी एक शुद्ध व्यापारिक कंपनी है। जब शुद्ध व्यापारिक कंपनी है तो इससे ब्रिटेन को कोई, ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में व्यापार कर रही है और यहाँ से जो भी मुनाफा हो रहा है कंपनी को, वो उसका टैक्स लगा के ले रहा है। ब्रिटेन को केवल अभी इतना बेनिफिट है। लेकिन जब 1757 के जो प्लासी का युद्ध होता है, तो उसमें क्या किया कंपनी ने? जो बंगाल के नवाब को हरा दिया, बंगाल के नवाब को हरा दिया, फिर 1764 के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद इलाहाबाद की संधि से जो बंगाल की सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तो ब्रिटेन के हाथों में लालच गया कि क्यों ना बंगाल पे कंपनी की बजाय सीधे डायरेक्ट ब्रिटेन की सत्ता आसीन हो जाए। जब ब्रिटेन की सत्ता आसीन हो जाएगी तो जो लाभ कंपनी को हो रहा है वो लाभ सीधे ब्रिटेन को होगा। तो वहाँ से तो पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, तो पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उन्होंने निकाल दिया। तो फिर धीरे धीरे ये कंपनी को नियंत्रण करते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन के लोगों में थोड़ी पूंजी का जमा हो गया, अब थोड़ा पूंजी जमा हो गई तो उनका दबाव पड़ने लगा। जब उनका दबाव पड़ने लगा कि और कंपनी के कर्मचारी भी अपना निजी व्यापार करने लगे, जो निजी व्यापार करने लगे जिससे कंपनी को भी घाटा होने लगा। जब निजी व्यापार करेंगे तो कंपनी को तो घाटा होगा। तो इस वजह से और ब्रिटेन के लोगों का दबाव था कि ऐसा इस कंपनी में क्या है जो यही ब्रिटेन से जाके व्यापार कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते व्यापार। तो और उधर ब्रिटेन संसद के भी दिल में एक मलाल था कि 1764 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापार भी करती थी और भारत की राज सत्ता पर भी आसीन हो गई थी। उस समय बंगाल तक लगभग ज़्यादातर क्षेत्र हो चुका था। लेकिन ब्रिटेन को ये लग रहा था कि तो ये जो क्षेत्र है ना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटेन का हो जाए, वो ब्रिटेन का हो जाए। तो इस वजह से 1813 की चार्टर एक्ट से कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। देखो आंशिक रूप का मतलब क्या होता है ये समझ लो। आंशिक का मतलब है थोड़ा कर दिया। यहाँ पूरा नहीं किया था, यहाँ पे पूरा व्यापार कर दिया था, पर दो चीज़ों के साथ छोड़ दिया था। एक तो चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल कंपनी कर सकती है। लेकिन आपसे पूछे पूर्ण रूप से कब समाप्त किया था, तो देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है ब्रिटेन संसद कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। 1833 में के चार्टर एक्ट से कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये तो देखो हम पढ़ेंगे अभी आगे, जब ये एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन आपको बता दिए कैसे कैसे कंपनी, इसके बाद जो कंपनी है वो व्यापारिक कंपनी ना रहकर, शुद्ध व्यापारिक कंपनी ना रहकर एक राजनीतिक कंपनी हो गई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों को, और आपसे पूछ ले कि
कैप्टन हॉकिंस कौन था? कैप्टन हॉकिंस ये भारत आया, और ये भारत आया ये 1608 में और रहा 1611 तक। उसके बाद ये ब्रिटेन वापस चला जाता है। तो आप समझो कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर 1600 को, मानी जाती है स्थापना हो गई है 99 में, लेकिन जब आदेश दिया गया है तब से कंपनी की स्थापना मानी जाती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो लेकिन जो पहला अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस, जो समुद्री रास्ते से भारत आ रहा है, तो अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, भारत क्यों नहीं आई? क्योंकि 1600 में स्थापना हुई है और 8 में आई है। तो उससे पहले ये समझ लो कि 1601 से 7 तक कंपनी ने इंडोनेशिया में व्यापार किया। आपसे पूछ ले कि प्रथम अंग्रेज यात्री है कैप्टन हॉकिंस, वो 1608 ईस्वी में आया और कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर 1600 को। तो जो कंपनी थी वो इतने दिनों तक कहाँ व्यापार किया? तो 1 से लेकर 7 ईस्वी तक इंडोनेशिया में जाके व्यापार किया। अब हम पढ़ते हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो इसके बारे में पहला ही पॉइंट है कि समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और ये कब आया था? ये आया था अगस्त 1608 ईस्वी को। ठीक, अब आपसे पूछ ले ये आया था, ये था कौन? तो हमने बताया था 1603 में महारानी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उनके पति राजा बने जेम्स प्रथम। तो ये जेम्स प्रथम का दूत था, क्योंकि अब कंपनी को विदेश यानी बाहर या पूर्व के देशों में अगर अनुमति व्यापार की चाहिए तो ये दूत तो भेजेंगे राजा अपने अपने व्यापारिक संबंध के लिए। तो ये जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। उसके बाद ये हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरा। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताओ वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे उतरा, बहुत क्वेश्चन आता है ये, तो कालीकट बंदरगाह बोलते हैं। वैसे ही कि हेक्टर नामक जहाज से कौन आया था? तो हॉकिंस था। ये किस बंदरगाह पे उतरा था? तो सूरत बंदरगाह पे उतरा था। कब उतरा था? अगस्त 1608 ईस्वी को उतरा था। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ ले, यहीं कर दे रहे, ये फारसी भाषा, फारसी तुर्की का विशेषज्ञ था। भाई आप होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब वास्को डी गामा आया था उसको फारसी नहीं आती थी, तो दो भाषी लेके आया था, एक मार्टिस फरनाओ और एक अफांसो मार्टिस। ठीक, तो ये दो लेके आया था। लेकिन जब इसको ही दूत के रूप में भेज रहे हैं तो क्यों ना इसको एक ऐसे इंसान को भेजा जाए जो भाषा मुगल बादशाह को आती है। ठीक, तो इस वजह से फारसी और तुर्की के विशेषज्ञ को भेजा गया था। फिर उसके बाद ये आ तो गया भारत 1608 में, लेकिन डायरेक्ट जाके मुगल बादशाह जहांगीर से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो मुगल बादशाह कौन है इस समय भारत में? जहांगीर। तो ये 1609 में जहांगीर से आगरा दरबार में मिला। अब देखो, आवश्यकता है भाई हॉकिंस को, ना कि जहांगीर को। तो ये ब्रिटेन से उपहार लाया था, क्योंकि दूत किसका था? जेम्स प्रथम का। तो जेम्स प्रथम ने जहांगीर के लिए उपहार भेजे थे। उपहार का मतलब है खुश करने के लिए।
तो जब इसने जहांगीर को खुश कर दिया उपहार देकर, तो जहांगीर भी तो उसको कुछ देगा। तो जहांगीर ने क्या किया कि एक इसको जागीर दे दी, उसके बाद 400 मनसब दी। आपको पता है मनसबदारी जो प्रथा है वो मुगल काल में चलती है, मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की व्यवस्था मानी है। तो उसके बाद इसको जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अब 1609 ईस्वी में ही सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जो वहाँ के सूरत के स्थानीय व्यापारी थे और उस समय तक पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था, तो स्थानीय लोगों को पुर्तगालियों ने स्थानीय लोगों को भड़काया कि ये कंपनी ना खुलनी चाहिए। तो इस वजह से स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जब विरोध किया तो ये स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अनुमति वापस ले ली। ठीक, तो ये कंपनी खुल नहीं पाई। जब ये खुल नहीं पाई उसके बाद ये यहाँ से 1611 में कैप्टन हॉकिंस वापस चला गया। उसके बाद जो आया है 1611, ये कैप्टन हॉकिंस के बारे में इतने पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1611 में अंग्रेज यात्री आया मिडिल्टन आया। ठीक, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब ये मिडिल्टन आया तो 1612 में ही एक सवाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट ने, ये सूरत के ने गुजरात में पड़ता है, बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया। जैसे 1612 में सवाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट ने जैसे ही पुर्तगाली सेना को हरा दिया तो जहांगीर के मन में एक ये बात आई कि पुर्तगालियों से कहीं अधिक मजबूत अंग्रेज हैं, तो क्यों ना अंग्रेज़ों से मित्रता की जाए। तो अंग्रेज़ों से मित्रता की जाएगी तो पुर्तगाली कंट्रोल हो जाएंगे। जो पुर्तगाली अकबर से, जहांगीर से समुद्र में, अरब सागर में काटज आर्मेडा एक टैक्स वसूला करते थे। तो इसी वजह से जहांगीर इससे खुश हो गया। जब इससे खुश हो गया तो देखो, जो अनुमति वापस ले ली थी सूरत वाली, तो वो यहाँ से इस युद्ध के कारण पुनः 1613 में सूरत में फैक्ट्री की अनुमति दे दी। मतलब समझे, यहाँ पे स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कंपनी की जो खोलने की अनुमति थी इसने फिर वापस ले ली। उसी समय क्या होगा कि 1612 में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को हरा दिया। जब सेना को हरा दिया तो जहांगीर के मन में आया कि अंग्रेज इनसे कहीं अधिक पावर में हैं, जब सुपर हैं, तो इस वजह से क्यों ना अंग्रेजों से मित्रता की जाए। तो इन्होंने प्रसन्न होकर यानी सूरत में पुनः फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो सूरत की फैक्ट्री आपकी 1613 में खुल जाती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि सर टॉमस रो कौन था और वो किसके दरबार में भारत आया था।
अब इसके बाद पढ़ते हैं कि सर थॉमस रो ये कब भारत आया? ये आया 1615 में और ये 18 तक रहा है। 1615 से 18 तक रहा है। ये कौन था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये फारसी भाषा विशेषज्ञ था। ये कब आया? ये सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पर उतरा। ठीक, सूरत बंदरगाह पे उतरा और ये जनवरी 1615 में जहांगीर से अजमेर दरबार में मिला। और आपको पता है कि अंग्रेज़ों से जहांगीर तो 1612 ही में खुश हो गया है। अब तो ज़्यादा रोक टोक है नहीं जहांगीर के मन में कि हम इन पे ज़्यादा नियंत्रण करें। तो इसकी एक विशेषता है सर थॉमस रो की, मुगल साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। ठीक, अब इसको लगभग भारत जो मुगल साम्राज्य था उसके लगभग, क्योंकि जहांगीर इनसे प्रसन्न हो गया था तो इस वजह से इनको अनुमति दे दी कि आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि अंग्रेजों के भारत में व्यापारिक केंद्र क्या क्या बने। व्यापारिक केंद्र कहने का मतलब EIC का मतलब है अंग्रेज, कि अंग्रेज कि भारत में व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हुए। अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पे भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जो महत्वपूर्ण हैं। ये हमारा भारत है। जब ये भारत है तो पहली जो फैक्ट्री खोली थी तो सूरत में खोली और ये 1609 से लेके 16 में अनुमति मिली थी, समझाया था अभी हमने, फिर वापस ले ली थी, फिर उसके बाद 12 में दे दी और 13 में फिर वो फैक्ट्री बन गई। इसके बाद उधर क्या था कि सूरत जो आता था वो मुगल बादशाह के अंतर्गत आता था, तो मुगल बादशाह ने वापस ले ली थी। लेकिन यहाँ पर एक पड़ता है मसूलीपट्टनम, ये वाला हिस्सा मुगल बादशाह के अंतर्गत नहीं आता था। जब मुगल बादशाह के अंतर्गत नहीं आता था तो यहाँ पर जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली है 1611 में खोल ली है। ठीक, अब इसके बाद जो फैक्ट्री खोली तो ये मान लिया ये उड़ीसा है और उड़ीसा में खोली है 1633 में, और इसका नाम जो जगह का नाम है वो है बालासोर। आपसे पूछ ले कि बालासोर में फैक्ट्री कब स्थापित की तो 1633 में, और ये बालासोर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक, इसके बाद यहाँ मसूलीपट्टनम के नीचे मद्रास पड़ता है, तो 1639 में मद्रास में फैक्ट्री खोली। लेकिन उस समय ये मद्रास नहीं कहलाता था। मद्रास कहलाने की यानी मद्रास की स्थापना तो अंग्रेजों ने की है, तो ये जो जगह है मद्रास नहीं कहलाती थी। तो इसको समझो, देखो
इसके लिए 1639 में एक चंद्रगिरी का राजा था, दरमेला बैंक टप्पा। इस राजा से क्या किया, 12,000 पट्टे पर 12,000 से एक पट्टा लिया। तो किसने लिया, 12,000 रुपये में एक पट्टा, ठीक। जो जगह थी ना मद्रास वाली जगह, वो 12,000 रुपये में फ्रांसिस डे एक अंग्रेज था, इसने 12,000 रुपये में चंद्रगिरी के राजा से पट्टा लिया जमीन का। जब पट्टा लिया तो इसने क्या किया, इसने उसी जगह की घेराबंदी, या जिसको किलेबंदी भी कहते हैं, घेराबंदी कर सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। जब सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया तो यही आगे चलकर मद्रास बना। और ये घेराबंदी जो किला है ये कब बनाया, यानी घेराबंदी का कार्य कब स्टार्ट कर दिया था उसने, 1640 में। आपसे पूछ ले कि सेंट जॉर्ज फोर्ट कब बना, तो 1640 में। पट्टा कब लिया था, 1639 में, ठीक। तो ऐसे करके मद्रास शहर की स्थापना हुई है। अब 1600 यहाँ पड़ता है आपका हुगली, और हुगली में क्या किया, 1651 में ब्रिजमैन एक अंग्रेज था के नेतृत्व में खोल लिए। आपसे पूछ ले कि हुगली में किसके नेतृत्व में फैक्ट्री खोली थी, तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोली थी और 1651 में खोली थी, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो ये हमारा बम्बई पड़ता है, और ये वाले तट पर पुर्तगालियों का कब्जा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ गोवा है, और गोवा को आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में। तो गोवा के पास ही मुंबई पड़ता है। तो मुंबई का क्या कि ये मान लो पुर्तगाल है और ये ब्रिटेन। तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, इसका जो राजकुमार था ब्रिटेन का वो था चार्ल्स द्वितीय। तो इनका क्या हुआ, ये 1661 की बात है, इनकी और इनकी क्या हुई, शादी हो गई। जब इनकी शादी को ही विवाह कहते हैं, ठीक। इनकी शादी हुई कब हुई, 1661 में। जब 1661 में इनका विवाह हो गया तो हम आपको पता ही है कि लड़की वाले लड़कों को कुछ दहेज के रूप में देते हैं। तो पुर्तगाल ने इनको क्या दिया, क्योंकि पुर्तगाल किसके अंडर, मुंबई किसके अंडर में है, पुर्तगालियों के अंडर में। तो जो पुर्तगाल ने क्या किया, बेटे राजकुमार को दहेज में बम्बई दे दिया। दहेज में जब इनको बम्बई मिल गया तो अब बम्बई किसका हो गया, चार्ल्स द्वितीय का। जब चार्ल्स द्वितीय का हो गया बम्बई, तो बम्बई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने EIC को 10 पौंड वार्षिक
किराए पर दे दिया। जब 10 पौंड वार्षिक किराए पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो EIC का एक गवर्नर था गेराल्ड अंगियार। इसने क्या किया, जो बम्बई की घेराबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी। बम्बई की स्थापना की, या ऐसे समझ लो कि जब ये दहेज के रूप में दिया था तो बम्बई नहीं कहलाता था। बम्बई की तो आधुनिक बम्बई की स्थापना जैसे मद्रास नहीं कहलाता था, वैसे ही ये बम्बई नहीं कहलाता था। तो बम्बई की अगर आपसे पूछ ले कि स्थापना किसने की, तो गेराल्ड अंगियार ने की। मद्रास की पूछ ले तो किसने की, फ्रांसिस डे ने की। ठीक, मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार और मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। अब हम पढ़ते हैं कलकत्ता के बारे में। ठीक, हुआ क्या, कलकत्ता आपको पता है बंगाल में है। उस समय कलकत्ता नहीं हुआ करता था। तो बंगाल के बारे में देखो, 1651 में शाहशुजा बंगाल का सूबेदार था। तो बंगाल का जब सूबेदार था, इसने क्या किया, 3000 वार्षिक रुपए पर कंपनी को, कंपनी का मतलब EIC को विशेषाधिकार दे दिया। विशेषाधिकार का मतलब है तुम पे ये चुंगी कर नहीं लगेगा, तुम पे ये टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे करके। तो इसने क्या किया, EIC को विशेषाधिकार दे दिया। ठीक, तो इससे कंपनी को फायदा ही हुआ, जब उसको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। 3000 रुपये दे के अनलिमिटेड व्यवसाय कर सकते हैं हम। तो उसके बाद 1680 में औरंगजेब ने जो चुंगी कर लगता था कंपनी पर, EIC पर चुंगी कर समाप्त कर 3.5% जजिया लगाया। और जैसे ही जजिया लगाया तो अंग्रेज नाराज हो गए। तो उस समय अंग्रेज गवर्नर, EIC का गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, जो बंगाल का सूबेदार था उस पर हमला कर दिया। सूबेदार पर हमला किया। तो हमला किया तो इससे औरंगजेब कोई अयोग्य शासक तो था नहीं। तो औरंगजेब को गुस्सा आया है, औरंगजेब नाराज हुआ। तो औरंगजेब ने 1686 में अंग्रेजों को पराजित किया। पराजित जब किया तो ये चले गए, भाग गए यहाँ से, और ये चले गए फुल्टा द्वीप पर। और ये फुल्टा द्वीप वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती, वहीं पे जाके अंग्रेज छुप गए। लेकिन जब छुप गए, अंग्रेज हार मानने वालों में से है नहीं। अगर हार मानने वालों में से होते तो 200 साल भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते थे। तो यहाँ से औरंगजेब के पास, ठीक, औरंगजेब के पास यहाँ से इसको बोलते हैं जोग चारनाक गया। जब जॉब चारनाक गया यहाँ पर औरंगजेब के पास, तो इसने क्या मांगी, क्षमा मांगी कि भैया हमको क्षमा कर दो। नहीं,
क्षमा मांगी कि हमको गलती हो गई। तो जब कोई क्षमा मांग रहा है तो फिर औरंगजेब ने इनको क्या किया, समझना इस चीज़ को। औरंगजेब ने इसको किया, इसको जब चारनाक को कहा ठीक है हम क्षमा कर दे रहे, 1.5 लाख का जुर्माना भरो जो तुम्हारे चक्कर में हमारा खर्चा हुआ, हमारी सेना का या हमारा नुकसान हुआ। और 1.5 लाख का जुर्माना लिया तथा पुनः व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक, ये है बंगाल के बारे में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पुनः फिर से व्यापार करने लग गई। जब व्यापार पुनः फिर से करने लग गई तो यहाँ पर 3 गांव पड़ते हैं। इसको बिगाड़ दे रहे नीचे वाले को, इतने को। तो यहाँ पर 3 गांव पड़ते हैं, सूतनाती, कालीकाता और गोविंदपुरी। इन तीनों गांव की 1698 में तीनों गांव की जमींदारी 1200 रुपये में, 1200 रुपये में तीनों गांव की जमींदारी किससे, जमींदारी उस समय यानी बंगाल का जो सूबेदार था वो औरंगजेब का नाती था, अजीमुस्सान की जमींदारी अजीमुस्सान से जॉब चारनाक ने ली। यानी कि हमको इन तीनों गांव की सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुरी इनकी जमींदारी दे दो, और 1200 रुपये में उसे अजीमुस्सान ने दे दी। जब अजीमुस्सान ने दे दी तो इसी की यहाँ पर एक किला बनाया, घेराबंदी कर फोर्ट विलियम किला बनाया। इस किले का पहला जो गवर्नर था, किले का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर था, चार्ल्स आयर बना। ठीक, जब चार्ल्स आयर बना और फिर यही किला आगे चलकर कलकत्ता बना। ठीक, ये कलकत्ता शहर तो बन गया, तो फिर क्या हुआ, 1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी बनाया। ठीक, आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी है, तो कलकत्ता है। अब यहाँ समझो, हमने बताया था, अभी मिटा दिया है, कि मद्रास की स्थापना की फ्रांसिस डे ने, बम्बई की स्थापना की गेरल्ड लंगयार ने। अब आपसे पूछ ले कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो आ जाएगा जॉब चारनाक ने। ठीक, और कलकत्ता कौन सा शहर बना, कौन सी जो 3 जगहों पे बसा था, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुरी पर।